सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु। पहले लेक्चर को हमने अच्छे तरीके से देखा है, लेकिन मुझे ये लग गया है कि पहले लेक्चर में मैं आपको कुछ जल्दी जल्दी ही चीज़ें पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, कुछ आपको मैं वो दिया था, फोटोज़ दिया था लिखने के लिए कि आप लोग उसे लिख लीजिएगा। आप लोग उसे लिखे नहीं होंगे, है ना? आप लोग भूल चुके होंगे। ठीक है, तो पहले लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, तो आज सारे डाउट्स जो पहले लेक्चर के आएंगे। देखो, जैव अणु है थोड़ा सा कठिन चैप्टर। कितना है? थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं यानी कि बायो अमन उसे आसान बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग क्या देख रहे थे कल? हम लोग देख रहे थे भैया कि एक अमीनो एसिड नाम की कोई चीज होती है, उसके बारे में देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अमीनो एसिड। अब देखिए, कल की क्लास यदि आप लोगों ने किया है तो आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, अभी चीजें रिकॉल होंगी। ठीक है, मैंने बोला जो अमीनो एसिड होते हैं वो एकलर होते हैं। ठीक है, किसके? प्रोटीन के। ठीक है, यानी कि प्रोटीन क्या होता है? वो बहुलक होता है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं अमीनो एसिड? तो प्रोटीन के बहुलक। ठीक है, बताइए, ये जानते, ये समझ पाए कि नहीं? मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिला करके अमीनो एसिड क्या निर्माण करते हैं? एक बहुलक पॉलीमर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि पॉलीमर प्रोटीन कैसे बनेगी, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे भैया? कि पॉलीमर बहुलक है, मतलब कोई छोटे छोटे बहुत ढेर सारे कण मिलके बनते हैं, है ना? बहुलक। जैसे तुम्हारा घर पॉलीमर है किसका? ईंटों का। क्यों? क्योंकि बहुत ढेर सारे ईंट 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 मिल करके दीवार खड़ी कर देते हैं, वह घर बना डालते हैं, है ना? लेकिन तुम्हारे घर में और चीजें लगती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा घर सिर्फ ईंटों से बनाया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ईंट बनाए जाए, तो क्या होगा? वो तुम्हारा घर किसका बहुलक होगा? तो ईंटों का बहुलक होगा। बहुलक होगा, एक एक ईंट से मिलकर के बना है। तो इसी तरह सर मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझो कि एक एक अमीनो एसिड से मिलकर के क्या बनता है सर? तो वो बनता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि भैया ये बिल्कुल मेथेन की तरह दिखता है, CH4, है ना? मीथेन, मीथेन के स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल ये दिखता है। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? संरचना ये देखो, ये H जुड़ा कार्बन के साथ, H जुड़ा, H जुड़ा। और इधर अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको कैसे देखने को मिलेगा? मैंने कल आपको बताया भी था, ये कार्बन है, ये हमारा जुड़ा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? वो जुड़ा है NH2 अमीनो एसिड, है ना? अमीन, एमीन ग्रुप, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप? तो अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2। और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, उस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से एल्काइल ग्रुप। मैंने आपको, देखिए, अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बताइए, COOH। COOH की प्रकृति आप लोग बता सकते हैं? सिरका होता है, सिरका, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसा होता है ना? यही चीजें बदलती हैं। तो ये क्या है? ये इस प्रकार का एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये पूरा। और उस ग्रुप में बहुत ढेर सारे प्रकार के कुछ भी जुड़ सकता है इसमें। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे है, खाली समझना, ग्रुप है खाली। जो चीजें जुड़ेंगी वो ये R से जुड़ेंगी, एल्काइल समूह से, एल्काइल ग्रुप से। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल ग्रुप ही बोलते हैं, है ना? एल्काइल को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो भैया यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में यदि मैं बोलूं, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में काम करने वाला ग्रुप कौन सा है? क्रिया व्रिया कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे क्रिया सर कर रहा है एल्काइल ग्रुप, ये R, ये क्रिया कर रहा है। ठीक है, इधर देखो, ये सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, अब ये मैं बोलता हूं कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ये कार्बोक्सिलिक कैसा होता है? ये एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक बोले तो ये अम्लीय होता है, अम्लीय। ठीक है, ये अम्लीय होता है। समझ गए? देखो, मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझ गए, अम्लीय होता है। और ये जो अमीनो ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप होता है, ये
बेसिक होता है, बेसिस मतलब कि क्षारीय होता है। मैं जो यहाँ पर दो चीजें आपको समझाना चाहता हूं, समझ गए? इस क्रियात्मक समूह पे मैंने कल आपको क्या बताया था? इस क्रियात्मक समूह को मैंने बताया था कि अगर यहां पर हम कुछ चीजें बदलाव कर देते हैं, ठीक है, क्रियात्मक समूह है भाई, फंक्शनल ग्रुप है, वो कुछ भी हो सकता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, कुछ भी जुड़ सकता है। CH4, C2H4, C2H5, C2H6, 3C3H6, है ना, C4H8, कुछ भी क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है एल्काइल ग्रुप का, है ना। तो अगर हम इसको बदलेंगे, अगर हम यहाँ पे अभी कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई दूसरा आ जाएगा, तो क्या ये, समझना मैं पूछ क्या रहा हूं, क्या ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा या फिर नहीं? मुझे जवाब यस या नो में दीजिए। यदि ये फंक्शनल ग्रुप बदलेगा तो क्या ये अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा या फिर नहीं? मुझे यस या नो में जवाब दीजिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं, समझना, अगर मैं कहता हूं इस आर के स्थान पर मैं यच रख दूं, ठीक है, क्या रख दूं? इस आर के स्थान पर, इसमें नहीं है क्या भाई? इसको मैंने कल पढ़ाया था शायद, चलो ठीक है, देख लो, याद करो, कल चीजें रिकॉल करना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इस अगर आर के स्थान पे मैंने आर को मिटाया और यच रख दिया, अब ये अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा क्यों बोलते हैं? केमिस्ट्री में देखना, क्योंकि ये भैया COOH के बाद लगा होता है, ठीक है, अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन क्या है कि आर, इस आर की जगह पर मैंने एच रख दिया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? इसका स्ट्रक्चर बन गया ग्लाइसिन। क्या बन गया? ग्लाइसिन। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, आर की जगह पर एच रखना और आर की जगह पर CH3 रखना, ठीक है। यदि आर की जगह पर एच रखते हो तो ग्लाइसिन बन गया, और CH3 रखते हो तो एलानीन बन गया, एलानाइन, ठीक है, या एलानीन बन गया। ये ग्लाइसिन बना दिया भाई, ये एलानीन बना दिया, ठीक है। तो बोलो आर की जगह पर एच रखोगे तो क्या बनेगा? और यदि आर की जगह पर CH2OH रख दोगे तो, यदि इसी आर की जगह पर मैंने क्या रखा? मैंने रखा CH3। अभी इसी क्रियात्मक समूह पर एच रखा था, हाइड्रोजन रखा था, ठीक है, एच। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था सर, हम उस स्ट्रक्चर को बोल रहे थे ये ग्लाइसिन है, ठीक है, बड़े प्यार से समझो, बिल्कुल सिंपल है। और अगर इसी एच के पास हमने CH3 रख दिया, तब सर हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एलानाइन है। क्या है? एलानाइन है। अब मैं कह रहा हूं आपसे, अगर इसी स्ट्रक्चर के पास CH2OH रख दो तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? एरीन बनेगा। क्या बनेगा? सेरेनीन, सॉरी एरीन नहीं, सेरेनीन, सेराइन। अगर इसी R के स्थान पर CH2OH रख दोगे, क्या रख दोगे सर? समझना, बहुत बारीकी से समझना। अगर इस CH2 R की जगह पर मैंने क्या रख दिया? अब मैंने R की जगह पर रखा CH2OH। अब इस CH2OH को रखा तो ये क्या बन गया? ये बन गया सर सेरीन बन गया। क्या बन गया? सेरीन बन गया। बताओ इसको समझ गए कि नहीं? ये 3 आपके एनसीईआरटी में भैया लिखे गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में। और यहां से क्वेश्चन यदि देखें तो नीट के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है? ग्लाइसिन, हिंदी से लिख लो, अब ऐसे हिंदी से भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। एलानीन, फिर शेरीन, ये सारी चीजें हुई इसमें, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कोई दिक्कत है? बताइए। अब एक क्वेश्चन आपको और समझना पड़ेगा थोड़ा सा बारीकी से, थोड़ा सा बारीकी से। कल पढ़ाया था जिसको भूल गए थे आप लोग, है ना, भूल गए थे ना, क्योंकि वहां पर मैं अच्छे से समझाया नहीं था। ये बताओ, अगर किसी भी, ये ग्रुप है, ठीक है, क्रियात्मक समूह है, मैं इसको मानता हूं ये एक प्रकार का अमीनो एसिड है, कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैं आर मानता हूं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड नहीं ले रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, इतना देख लिए, क्योंकि ये मेथेन की तरह होता है, बिल्कुल मेथेन से इसका निर्माण, जैसे ये सी है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, देख लो, अलग अलग तरीके से सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या देखने को मिलता है सर कि अगर मेरे को ये बताओ, अगर इसमें से ये COOH की संख्या ज्यादा हो रही है ना,
देखो इसमें सी डबल ओ एच 5 थे और इधर भी जो बेस ग्रुप थे 5 थे, 5 थे, बैलेंस थे, ठीक है, न्यूट्रल हो रहा था, ठीक है, एसिड और बेस। लेकिन अगर इस सी डबल ओ एच की संख्या हो गई 20, कितना हो गया 20, यानी कि 20 हो गया, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा, कोई बता सकता है? एनीथिंग एल्स? हाँ, क्या होगा? तो सर आप बोलोगे भैया हमको उल्लू मत बनाओ तुम, है ना, तुम उल्लू बहुत बना देते हो। अब यहाँ पे ये होगा कि ये जो 5 से 20 है, तो भैया ये 20 इसकी संख्या ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये है क्या कि इसकी अम्लीयता क्या हो गई, अम्लीयता इसकी बढ़ गई। क्या हो गई सर? इसकी अम्लीयता बढ़ गई, ये एसिडिक हो गया, ये पूरा जो एमिनो ग्रुप था वो एसिडिक हो गया, है ना। तो कल मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दे सको तो दे करके मुझे तुम बताओ, ठीक है। क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि एक अम्लीय अम्ल के बारे में, कि अगर कोई अम्ल, कोई एमिनो एसिड है वो अम्लीय है, तो अम्लीय क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका, उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। हमने देखा कि इस क्रियात्मक समूह में हम कुछ बदलते थे, लेकिन इस क्रियात्मक समूह में अपन लोग कुछ बदलते थे तो क्या होता था, पूरे एमिनो एसिड का नाम ही बदल जाता था, ठीक है। अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप यानी कि आर के अंदर कुछ चीजें बदल देते हैं तो पूरे एमिनो, ओ भाई क्या बात है यार, है ना मेरे हाथ में आया नहीं तो नीचे झुक के उठाना पड़ता। पूरे इस एमिनो एसिड का संरचना बदल जाता था, लेकिन अब हमने किया क्या, हमने इस एसिड, अगर ये एसिड हो रहा है, अगर पूछा जाए कोई अम्ल मैंने तुमको बताया वो एसिडिक है, तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे उसमें सी डब्ल्यू एच की संख्या ज्यादा है ना, इसकी संख्या बढ़ रही है। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, बताओ बताओ पढ़ाया था कि नहीं, कि भूल गए? बताओ, पढ़ाया था ना। फिर मैंने आपको बताया था, अगर भाई ठीक है 5 इधर है, 5 इधर है, मतलब बिल्कुल अच्छा था, लेकिन इधर अमीनो ग्रुप 20 हो गए, यानी कि क्षारीय बन रहा है, इसकी संख्या ज्यादा हो गई NH2 की। जब इसकी संख्या ज्यादा होगी तो ये क्या होगा सर, बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, इसकी क्षारीयता जो है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, और अम्लीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब इसकी अम्लीयता घटेगी, क्षारीयता बढ़ेगी, तो ये नया एमिनो एसिड बना लेगा जिसे लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसिन, ठीक है। अगर ये दोनों बैलेंस रहेंगे तो वेलिन बना लेगा, वेलिन। बैलेंस से क्या मतलब होता है? तो सर बैलेंस से मतलब होता है कि इधर भी भैया सेम अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड इधर भी हैं, और दो अमीनो ग्रुप इधर भी हैं, 2 COOH उधर भी, यानी कि बेसिसिटी जो है वो 2 पॉइंट इधर भी है और 2 पॉइंट इधर भी है, जो दो दो इधर बराबर होंगे, इक्वल होगा, तो क्या होगा, उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। तो ये 3 चीजें दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए बिल्कुल, ये है चूरन। क्या है? चूरन है, ठीक है। बच्चे खाते थे ना पहले चूरन, मैं जब गांव में रहता था तो यार मैं चूरन, मेरे को पसंद था, पसंद मतलब वो बहुत अच्छा होता था। एक ऐसा चूरन आता था 2 रुपए का, और उसमें बहुत ढेर सारा होता था, क्योंकि वो दो रुपए का था, उसमें ढेर सारा होता भी था। उसको खाने से आपकी जीभ जो है वो लाल हो जाया करती थी, रेड हो जाती थी, तो उसको खा खा करके दिखाते थे ऐसे, देख वो दिखाता था, अबे दिखा ना, तेरा तेरा कितना लाल हुआ। मैं बोला देख देख भाई मेरा इतना हो गया यार, मेरा सबसे ज्यादा लाल हो गया। तो उसको जेब में भरे रहा करते थे हम लोग, है ना। हम बचपन में बहुत छोटे थे, इतना छोटा सा था मैं, है ना, तब की बात बता रहा हूँ। सारी चीजें तो यादगार रहती हैं, है ना। हमने क्या देखा, अब तुम बताओगे, ये जो है ना, ये प्रतिस्थापित मीथेन था। ये क्या है? प्रतिस्थापित, ये क्या है सर? तो ये प्रतिस्थापित मीथेन है। मैंने बोला यदि आर को तुम घटा बढ़ा रहे हो तो पूरे एमिनो ग्रुप की संरचना बदल जा रही है, ठीक है। अब बोलोगे यार भैया ये क्या था यार भाई, ओ भाई ये तो सुनहरा बाल है, बिल्कुल छोटा सा ये मैंने बोला तुमसे, अब आपने बोला भैया ये बताओ, तुम तो हमें पढ़ाने आए हो बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री कहाँ से शुरू कर दिए
तो भैया ये बताओ, मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये जो जैव अणु है इसमें तुम पढ़ रहे हो अपने सेल के बारे में, सेल 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 कोशिका, और इस कोशिका के अंदर जो मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, उसके बारे में तुम पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हो सर? अब मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी, अपने बोला है ना, बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, है ना, बड़े प्यार से बोलते हो, केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, तो सर यही सब तो है। और यही केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस तो सब किसमें होता है? वो होता है आपका बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, जैव अणु के अंदर। तो इसको समझना क्या है, इसको समझना जरूरी है। यदि इसको नहीं समझोगे तो क्या होगा, इसको नहीं समझोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक ही कार्बन पर अमीनो समूह व एक अम्लीय ग्रुप प्रतिस्थापित होना, हाँ ये तो अल्फा कार्बन की डिफिनीशन है। अल्फा कार्बन में लिखना चाहो तो एक ही कार्बन पर अमीनो ग्रुप और एक ही कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रतिस्थापित होना, वो कार्बन को अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, ये मैंने क्या बताया आपको, ये एसिड के बारे में बताया। ठीक है, पीएच के बारे में कि भैया अगर अमीनो एसिड का पीएच घटाते बढ़ाते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन घटाते बढ़ाते हैं, तो आप लोग मुझे सिंपल से बताइए एसिड की डिफिनीशन और बेस की डिफिनीशन। एसिड हाइड्रोजन का ग्राही होता है, ठीक है, एब्जॉर्बर होता है, या फिर एसिड हाइड्रोजन डोनर होता है। तो इन दोनों में से आप एसिड और बेस की परिभाषा बताएंगे सिंपल से, केमिस्ट्री में पढ़ते आए हो, ठीक है, और पढ़ पढ़ के इतने बड़े हो गए हो पागल जैसे, है ना। तो तुम लोग उसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। चलो चलें आगे हम लोग। बताइए सर कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी अब। हाँ, कल मैंने आपको एक चार्ट दिया था, मैंने आपको चार्ट दिया था, और उस चार्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बिल्कुल सिंपल चीज़ें। देखो सर, आपको सबसे पहले बता दूं, चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ये सभी चीज़ों को ना आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। याद कैसे करना पड़ेगा बताओ। आपके एनसीईआरटी में यदि आर बराबर, है ना, क्रियात्मक समूह बराबर मैं एच रख दूंगा तो क्या बनेगा? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ। लाइसिन बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा, वेलिन बनेगा, क्या बनेगा? सही बोल रहे हो, ग्लाइसिन बनेगा यदि आर बराबर एच रखोगे तो आर बराबर स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो बना दिया तुमने, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाएंगे। और देखो सबसे बड़ी बात होती, बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, अगर तुम चैप्टर को पढ़े रहते हो तुम्हें चीजें आती रहती हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तुम कुछ और थोड़ा थाड़ी बना बना के लिख रहे हो, तो क्या होता है, तुमको और भी ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम वो चैप्टर को सही तरीके से पढ़े ही नहीं रहते हो तो भाई लिखोगे क्या? बताओ ना, लिखोगे क्या? आपके पास तो लिखने के लिए शब्द ही नहीं है, तो क्या लिखोगे? ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद देखो क्या होता है, मिटा दूं यहाँ पे, बताइए इतना चीजें समझ में आया आप सभी को? मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए मिटा दूं। सारी चीजों को देखो सही तरीके से पढ़ना है, एक बेस्ट वे में, है ना। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को पढ़े रहोगे तो देखो, सबसे बायोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग है। सोचो अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक तुम अपनी बॉडी के बाहरी बाहरी अंग के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। ये पढ़े, वो पढ़े, टिश्यू पढ़े, फिर सेल पढ़े। जब तुम सेल पढ़ लिए तब तक तुम्हें कुछ ठीक लगा कि यार सेल ठीक है, लेकिन अब ये पढ़ रहे हो कि सेल के अंदर कौन कौन से रसायन, केमिकल मिलके काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो भाई हिसाब से तुम्हें पता है कि जो केमिकल का स्ट्रक्चर होता है वो किस भाषा में होगा, तो वो रसायन विज्ञान में होगा, और तो किसी में होगा नहीं, है ना। किस में होगा केमिकल का स्ट्रक्चर, तो वो होगा रसायन विज्ञान में, बोले तो केमिस्ट्री के अंदर होगा, और कहीं पर नहीं होगा, है ना। तो भाई केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का इस प्रकार से रिश्ता है जैसे कि एक पति और पत्नी का। जैसे पति और पत्नी की जब शादी, अरे शादी के बाद ही तो बनेंगे पति पत्नी, हाँ, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब कि, है ना, बेहतर माना जाता है। बेहतर क्या मतलब, पवित्र माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ये दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, जब ये साथ रहेंगे तभी बच्चा पैदा होगा। अगर अलग अलग शादी के बाद अलग अलग रह रहे हैं तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा भाई? होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसी तरह बायोलॉजी और केमिस्ट्री बायोलॉजी को मान लो ये फीमेल है, केमिस्ट्री को मान लो वो मेल है, इन दोनों की शादी हुई है ना।
तो बायोलॉजी जो पढ़ेगा वो केमिस्ट्री पढ़ेगा, और जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जो इनकी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहा है, उनसे प्यार कर रहा है, उसको तो बायोलॉजी समझ में आ ही रही है, बिल्कुल सिंपल है ना। और केमिस्ट्री तो और भी सिंपल है, बायोलॉजी से और सिंपल है केमिस्ट्री, है ना। अगला पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है अमीनो एसिड का। ठीक है, अमीनो एसिड को हम लोग जानते हैं ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो ये है अमीनो एसिड। बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये माइक्रो है कि मैक्रो है, बताओ। तो अमीनो एसिड क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि जब हम एक ऊतक ले रहे थे, उसको पीस रहे थे, ठीक है, उसमें एक अम्ल डाल रहे थे, हम क्या डाल रहे थे, एक एसिड डाल के फिर उसको छन्नी से छान रहे थे। बताओ वो अम्ल कौन सा है, कल पढ़ाया था अभी, उस एसिड का नाम बताओ। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से उसका नाम याद करो जल्दी से, ठीक है। नोट्स बना रहे थे ना, नोट्स में देखो, रिवीजन करो, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है सर। बिना रिवीजन के आप नहीं ज़्यादा आगे तक जा सकते, इसलिए हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज पावर। पावर ऑफ रिवीजन पता है क्या होती है, आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है किसी भी चीज़ में, ठीक है। एक कार मैकेनिक कार करता रहता है, कार बनाता रहता है, लगातार उसको क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रहा है। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो इंजन के बोनट पे ऐसे हाथ रखेगा, बोलेगा अरे भाई 2 घंटे लगेगा, 15,000 रुपया लगेगा, मैं जानता हूँ ये इंजन में खराब क्या हुआ है। तुम बोलोगे साला 2 घंटे का 15,000 ले रहा, भाई चूतिया है क्या तू, है 2 घंटे का 15,000 कौन लेता है भग। बोले एक काम कर ले, तू ही बना ले। बोले सर इस 2 घंटे में बनाने के लिए मैंने अपने जिंदगी के 10 साल व्यतीत किए हैं इसी गैरेज में, इसलिए मैं ले रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ। और आपको देना हो तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। आपको लगेगा यार सही कह रहे हो, बाहर जाऊँगा 4-5 घंटे 10 घंटे लगाएगा, पता लगे 2-4 दिन गाड़ी खड़ी किए रखेगा, तो बोलो चल ठीक है भाई बना दे, तुरंत बनवा लोगे, है ना। तो ये होता है प्रैक्टिस, ठीक है। माइक्रो बायो मॉलिक्यूल होता है क्या, तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अमीनो ग्रुप के बारे में, अमीनो के बारे में आप समझ गए हैं कि अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होते हैं। ये भी समझ लेना कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं सर, तो वो होते हैं प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई। क्लियर है, सब याद है। अब देखो अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इसेंशियल, क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, और सर एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने कल का डायग्राम बनाया नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने लोग बनाए थे ये डायग्राम, ठीक है। आप लोगों को फ्री में क्लासेस मिल रही, सही तरीके से मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, तो आप लोग पता नहीं बिल्कुल से मस्ती में चले जाते हो, लगता है सब हवाबाजी है ना। तो सर हवाबाजी मत करो, ठीक है, जमीन पे रहो और अच्छे तरीके से पढ़ो, नहीं तो हवाबाजी करते रह जाओगे, फिर रोते रहना, फिर मैं भी हंसूंगा देख करके कि यार क्या बात है। है ना। एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं कि अनिवार्य अमीनो अम्ल, अनिवार्य होता है ये, अनिवार्य अमीनो अम्ल। एक होता है सर हिंदी में बोलते हैं अन अनिवार्य अमीनो अम्ल, अनावश्यक अनिवार्य अमीनो अम्ल। आपको बता दें कि इस पृथ्वी पर, ठीक है, क्या होता है कि इस पूरे, एक मैं वर्ड देखा था कहाँ पे, हाँ, प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि पूरे नेचर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो नेचर के अंदर लगभग 300 टाइप्स एंड फाउंड इन अमीनो एसिड, ठीक है। 300 प्रकार के अमीनो एसिड पृथ्वी पर यानी कि प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। किंतु इनमें से 20 अमीनो एसिड ही, ठीक है, प्लांट PLANT, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल में कितने अमीनो एसिड मिलते हैं, तो वो 20 प्रकार के, ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं प्लांट और एनिमल में। क्लियर है यहां तक, बताइए, ठीक है।
तो इसमें ये जो 20 प्रकार के एनिमल के अंदर मिल रहे हैं, उसमें भी 10 प्रकार के अमीनो अम्ल इस प्रकार के हैं, ठीक है। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल इस प्रकार के हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल इस प्रकार के हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, आवश्यक होते हैं, ये शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात, खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि ये शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। इससे क्या मतलब है? तो इससे मतलब है कि सर इसका इन अमीनो एसिड का निर्माण, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये शरीर द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। जब ये शरीर के अंदर ये अमीनो एसिड बनेंगे नहीं, तो हमें क्या करना होगा? हमें लेना होगा प्रोटीन बाहर से। हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ेगी जो इस इसेंशियल अमीनो एसिड में बना हो। कल मैं पूरा चार्ट दिखाया था आपको, उसमें बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड थे, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड इसेंशियल क्या होते हैं? शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते। फिर इनको लिया कैसे जाता है ना? तो इनको भोजन की मदद से लिया जाता है। भोजन मतलब खाना। तुम भाई कुछ भी चीज़ खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, क्या पता उस बर्गर में कोई एसिड पाया गया, वो यही इसेंशियल अमीनो एसिड है, चला गया तुम्हारे अंदर, हो गया, खत्म, काम करने लगा। लेकिन ये जो 10 प्रकार के अनिवार्य है ना, देखो नाम कितना खराब है, नॉन इसेंशियल। भाई नॉन इसेंशियल नहीं है वो, पता है उनकी कद्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये शरीर द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, है ना, शरीर द्वारा संश्लेषित, क्योंकि शरीर द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि एक इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एक नॉन इसेंशियल होता है, ठीक है। जो इसेंशियल होता है ये मतलब कि तुम्हें पैसे देने पर मिलता है ना। जो चीज़ों के लिए आप पैसे देते हैं उनकी आप कद्र करते हैं, ठीक है। जैसे इसेंशियल अमीनो एसिड खाने वाने की मदद से मिलेगा, ठीक है। तो इनको हमने बोला, देखो नाम भी अच्छा है, बड़ा प्यारा सा है, इसेंशियल, अनिवार्य है ये चीज़ें, ठीक है। और ये वाला क्या है? नॉन इसेंशियल, तुरंत मतलब बदल गया सर, ठीक है। अनिवार्य है, अनिवार्य है ना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, अनावश्यक है। भाई ये अनावश्यक नहीं है, ये अनावश्यक इसलिए है क्योंकि वो आपके शरीर में बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि शरीर द्वारा संश्लेषित इनको कर लिया जाता है, ठीक है। जो आपकी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, जो सेल्स होती हैं वो लगातार काम करती रहती हैं, और वही फंक्शन करके क्या बना देती हैं? वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बना देती हैं। कल मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, उसमें एक साइड था इसेंशियल और दूसरी साइड था वो था नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। उसमें से क्या देखने को मिला? उसमें से सिंपली हमें यह देखने को मिला कि जिधर इसेंशियल थे वो एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी के अंदर बन नहीं रहे थे, और जब वो बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे तब क्या होगा? तब हमको अलग से उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कोई एसिटिक मतलब कोई बॉटल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसको पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमको केमिकल रसायन मिलते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में कभी देखे हो क्या क्या पाया जाता है? कंटेंट्स उसके देखे हो क्या क्या मिलता है उसमें? तो उससे मतलब कि तुम्हारी जो सेल है वो एक स्ट्रक्चर बेस पर काम कर रही है, और वो स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? तो वो बना रहा है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। यदि तुम प्रोटीन खाते हो, सिंपल तुम तो दाल खा लिए ना भाई, ऐसा था, दाल कुकर में डाले, पकाए, हल्दी वल्दी डाल के पका खा लिए, तुमसे क्या मतलब देश की दुनियादारी से, है ना। तुमको ये भी पता है कि दाल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है ना। लेकिन तुम्हें एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए, प्रोटीन के आगे तो बढ़े नहीं सर, प्रोटीन के आगे तो कोई बताया ही नहीं कौन क्या पाया जाता है ना। सिंपली बता दिया जाता है कि भाई अगर तू दाल खाएगा तो तेरे को प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। तो तुम उसी हिसाब से दाल खाते रहते हो, चल रहा है काम, चल रहा है। लेकिन यदि जो दाल के अंदर मैं बता दूं प्रोटीन मिलती है, और प्रोटीन किसकी बनी होती है? वो बनी होती है अमीनो एसिड की। अगर फिर नीचे जो बता दूं अमीनो एसिड में सर वो मीथेन का प्रतिस्थापन होता है, तुम बोलोगे भाई समझ नहीं आ रहा, अभी रुको जरा। अब फिर बोलूं कि जो वो अमीनो एसिड होता है ना, उसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक एमीन ग्रुप होता है। तुम बोलोगे यार अब पक्का नहीं समझ में आ रहा है, पूरा नहीं समझ में आ रहा। फिर और नीचे जाऊं मैं बोलूं भाई जो अमीनो एसिड में जो कार्बन लगा होता है ना, उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोले। अबे बोले चुप रह, तू क्या बता रहा है फालतू का। तो तुम दाल तो खा लिए, लेकिन उसके नीचे सोचो कितने फंक्शन काम कर रहे हैं, कितने रसायन मिल करके वो एक दाल के अणु को बना रहे हैं, और उन रसायनों का केमिकल स्ट्रक्चर किसके अंदर पड़ते? तो वो पड़ते बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो फिर आज आपके लिए एक काम होगा, ठीक है। काम क्या होगा
कि जो मैंने कल आपको दिए थे 10 अमीनो एसिड, जिसको मैंने बोला था इसेंशियल अमीनो एसिड, और 10 अमीनो एसिड कल मैंने बताया था आपको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, पूरा एक डायग्राम फ्लो चार्ट इधर था, वीडियो के लास्ट में भी था। भूल गए ना? तो उनको क्या करना है, उनको तुम्हें याद करना है, इधर की तरफ लिखना है। 5 इसेंशियल, 4 या 5 इसेंशियल, तो ये तो हर हाल में याद करना है। देखो, एक है लाइसिन, लियोसिन, आइसोल्यूसिन और ट्राइप्टोफेन। ठीक है, लाइसिन देख लो, लाइसिन, लियोसिन, आइसोल्यूसिन, ट्राइप्टोफेन, ये इसेंशियल की तरफ, ये कंपलसरी इनको याद करना ही पड़ेगा। इधर की तरफ है नॉन इसेंशियल की तरफ, ग्लाइसिन बताया था मैंने आपको, फिर एलानाइन, आर की जगह पर और जोड़ कुछ रहा था, ग्लाइसिन, एलानाइन, फिर सेरीन और एर्जिनिन, सेरिनिन और एर्जिनिन, ये क्या है, ये सभी हैं नॉन इसेंशियल एसिड, एमिनो एसिड। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा एमिनो एसिड इसेंशियल एंड देन फिर नॉन इसेंशियल। तो हमें इस क्लासिफिकेशन में पता चल गया कि दो चीजें, दो एमिनो एसिड होते हैं, एक तो शरीर खुद ही बना लेता है और एक नहीं बना पाता है। जो शरीर खुद बना लेता है वो 10 प्रकार के होते हैं, जो नहीं बना पाता वो भी 10 प्रकार के होते हैं। जो बना लेता है उनकी आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हारे पास एक कार है तो तुम्हें कार की क्या आवश्यकता नहीं ना, तुम्हें किसकी आवश्यकता है, फ्लाइट की, है ना, प्राइवेट जेट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या है भाई, अब ये नहीं बना पा रहा तो इसकी आवश्यकता है, इसको चाहिए। तो ये वाले जो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो बाहर से लिए जाते हैं खाने की मदद से, ये कुछ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था क्या था, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड फाइनली इस चैप्टर में आपका खत्म हो गया है। ठीक है, और कुछ कुछ प्रकार के प्रोटीन हैं, चलिए इनके लिए हम बाद में बात करेंगे कभी। ठीक है, कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा लिपिड। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।